हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। क्लास 9th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि परमाणु की संरचना। तो इस चैप्टर में जैसा कि आप जानते हैं काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे। आगे बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले एक बार सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर लेंगे जो भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े थे। तो सबसे पहले हमने एटम के बारे में एक जनरल आइडिया लिया था कि एटम से मिलकर के मॉलिक्यूल्स बने हैं, मॉलिक्यूल से मिलकर के एटम बने हैं, और सॉरी मॉलिक्यूल से मिलकर के मैटर बना है। लेकिन एटम किससे मिलकर के बने हैं? क्योंकि जैसे कि हमने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर में, तो वहां पर तो हमने यही पढ़ा था कि एटम्स क्या है, इनडिविजिबल है, यानी कि उनको आगे जो है विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वो उन्हें विभाजित किया जा सकता है। उनके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। अब वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन कैसे आया, कैसे उसकी डिस्कवरी हुई, किसने उसकी डिस्कवरी की, वैसे ही न्यूट्रॉन कैसे आया या प्रोटॉन्स कैसे आया, उनकी कैसे कैसे डिस्कवरी हुई। चलिए, तो हमने चार्ज पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा कि ये जो भी हमारे एटम्स के जो भी पार्टिकल्स हैं, यानी कि एटम जिन पार्टिकल से मिल करके बने हैं उनमें क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं। ठीक है, कुछ नेगेटिव, उन्हें क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड कहा जाता है। तो वही हमने आगे पढ़ लिया था कि जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। अगर हम चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1 और प्रोटॉन का चार्ज जस्ट इससे अपोजिट होता है, यानी कि +1। वहीं बात करें अगर मास की, तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो प्रोटॉन के मास से 2000 गुना कम होता है। 2000 गुना एक बहुत बड़ी अमाउंट है, इसीलिए हम कहते हैं बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो क्या है, नेग्लिजिबल है, उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि वो प्रोटॉन से बहुत ज्यादा छोटा है, 2000 गुना छोटा है। फिर हमने बात की थी एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कि एटम के स्ट्रक्चर के कई अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल्स दिए थे। तो पहला मॉडल हमने पढ़ा था, दैट वाज गिवन बाय जे थॉमसन। तो उनका मॉडल क्या था, ये प्लम पुडिंग मॉडल, या कई बुक्स में देखो क्रिसमस पुडिंग मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल, या इसको वाटरमेलन से भी कंपेयर किया जाता है। तो इस मॉडल में था क्या, अब जे थॉमसन के अकॉर्डिंग जो ये स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है वो वैसा ही क्या है, एक एटम का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसे ये मेलन का है, या हम इस कुकी की बात करें, इस कुकी का है स्ट्रक्चर। अब उनका कहने का मतलब क्या था कि ये जो रेड पार्ट है पूरा, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पार्ट है, और इसमें ये जो सीड्स एम्बेडेड है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, यानी कि ये पूरा रेड पार्ट क्या है, प्रोटॉन, और ये जो सीड्स हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है और नेगेटिव चार्ज बहुत कम है। ठीक, लेकिन बाद में इनका जो ये एक्सपेरिमेंट है या ये जो मॉडल था ये फेल हो गया था, और फिर मॉडल आया था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। अब रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में एक एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो ये एक्सपेरिमेंट बच्चों हमने देख लिया था, एक बार आप इसको देख लो। चलिए, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट क्या था, एक बार इस एक्सपेरिमेंट को फिर से हम रिवाइज कर लेंगे। अब एक्सपेरिमेंट में क्या था, उन्होंने लिया एक रेडियो एक्टिव सोर्स जिससे स्कैटरिंग की एक गोल्ड फॉइल पर, किसकी, अल्फा पार्टिकल्स की। ठीक है, अब अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग क्यों की, क्योंकि वो होते हैं डबल चार्ज हीलियम पार्टिकल्स। ठीक है बच्चों, अल्फा पार्टिकल्स यानी कि हीलियम के पार्टिकल्स, कैसे पार्टिकल्स, डबल चार्ज। ठीक, चलो इतनी बात तो हो गई। फिर उन्होंने गोल्ड फॉइल ही क्यों ली, गोल्ड की फॉइल क्यों ली, कोई और मेटल क्यों नहीं लिया? क्योंकि बच्चों गोल्ड क्या होता है, बहुत ज्यादा मैलिएबल होता है, यानी कि उसको पीट करके, बीट करके उसकी एक थिन शीट बनाना इजी होता है, क्योंकि वो मैलिएबल है, इसीलिए यहाँ पर गोल्ड लिया गया। ठीक है, गोल्ड की एक पतली शीट ली गई। अब ये जो सोर्स है हमारे पास, ये जो रेडियो एक्टिव सोर्स है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग की गई गोल्ड फॉइल पर। तो 3 ऑब्जर्वेशन यहाँ से आए। 3 ऑब्जर्वेशन क्या है, जैसे स्कैटरिंग हुई तो ये जो एटम्स है, तो पहले क्या हुआ, कुछ जो हमारे क्या थे, पार्टिकल्स थे वो तो सीधा चले गए। ठीक है, कुछ जो है
डेविएट हो गए कुछ एंगल से, और कुछ पार्टिकल्स यानी कि 12,000 पार्टिकल्स में से कोई एक पार्टिकल जो है वो बाउंस बैक हो गया, वापस से रिबाउंड हो गया, ठीक है, वापस से आया। तो यहाँ से तीन चीजें पता चलती हैं। पहली चीज ये पता चलती है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, जो गोल्ड फॉइल से सीधा आगे चले गए। नेक्स्ट बात पता चलती है कि कुछ जो है डिफ्लेक्ट हो गए, है ना, यानी कि डेविएट हो गए या डिफ्लेक्ट हो गए, यानी कि सीधा ना जा करके टेढ़े चले गए, है ना। और कुछ जो है एक आध पार्टिकल जो है वापस भी आ गए, है ना। तो इससे हमें क्या पता चला बच्चों कि एटम का ज्यादातर जो पार्ट है उसमें क्या है, स्पेस है। दूसरी चीज हमें क्या पता चली कि इसके बीच में क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है जिसने बहुत कम जगह घेरी हुई है। और तीसरी चीज हमें पता चली कि जो पॉजिटिव चार्ज है एंड द मास ऑफ एटम आर कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन। और वो जो पॉजिटिव चार्ज है और वो जो मास है वो एक बहुत छोटी सी जगह उन्होंने घेरी हुई है, ठीक। तो ये 3 पॉइंट हमें यहाँ से पता चलते हैं। तो पहले ये 3 पॉइंट आप एक बार देख लो, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो दो तीन चीजें हमने यहाँ से समझी थी। कुछ हमने देखा है, कुछ जो है सीधा जा रहे हैं, यानी कि एटम का जो ज्यादातर पार्ट है वो क्या होता है, एम्प्टी होता है। जैसे कि बच्चों, अब जे थॉमसन ने क्या कहा था कि जो एटम है उसके पार्ट क्या है, पूरे में क्या पॉजिटिव चार्ज है। अगर पूरे में पॉजिटिव चार्ज होता तो जब अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग होती थी तो सारे जो हमारे जितने भी वहां पर जो पार्टिकल्स जा रहे थे जिनकी स्कैटरिंग की जा रही थी उन्हें वापस आना चाहिए था, है ना, ऐसा होना चाहिए था, या बहुत ज्यादा एंगल से डेविएट हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि जो एटम है उसका ज्यादातर पार्ट क्या है, एम्प्टी है, यानी कि खाली है। दूसरी चीज, अब बहुत कम पार्टिकल्स से जो क्या हो रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं, यानी कि डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो बहुत कम जगह पर है ना, पॉजिटिव चार्ज जो है वो बहुत कम जगह पर है, जिस वजह से जिस वजह से ज्यादातर जो है वो तो पास हो जा रहे हैं और बहुत कम जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक। अब तीसरी चीज, बहुत कम पार्टिकल जो है 180 डिग्री से वापस आ रहे हैं, यानी कि ये जो मास पॉजिटिव चार्ज है और मास है, इन्होंने बहुत कम रीजन पे क्या हो रखे, कंसंट्रेट हो रखे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, रदरफोर्ड estimated that the radius of nucleus is 10 to the power 5 times smaller than the radius of atom। तो रदरफोर्ड ने ये क्या किया, एस्टिमेट किया कि जो न्यूक्लियस है उसकी रेडियस 10 टू द पावर 5 टाइम स्मॉलर है एटम की रेडियस से, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियस क्या है, 10 टू द पावर 5 टाइम्स छोटा है किससे, एटम से। यानी कि अगर हम कहें कि एटम एक बड़ा बास्केटबॉल का फील्ड है, ठीक है। आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, अगर हम कहें कि कोई एटम है और उसका साइज बास्केटबॉल के फील्ड के जैसा है, क्या है, बास्केटबॉल के फील्ड के जैसा है, ठीक है। अब उस बास्केटबॉल का फील्ड कैसा होगा, गोल में होगा। अब उस बास्केटबॉल के फील्ड के बीच में सेंटर में एक टेनिस बॉल रख दी जाए। टेनिस बॉल जानते हैं कितनी छोटी सी होती है, बहुत छोटी होती है। तो एक टेनिस बॉल रख दी जाए, अगर हम ऊपर से देखेंगे तो वो टेनिस बॉल शायद दिखेगी भी नहीं, बहुत छोटी होती है ना। या हम कहें एक क्रिकेट बॉल रख दें, है ना, क्या रख दें, क्रिकेट बॉल रख दें, ठीक है। एक क्रिकेट बॉल है और एक 5 सेंटीमीटर रेडियस का क्या है हमारे पास, सर्कल है या ग्राउंड है, तो वो हो गया एटम। तो एटम के कंपैरिजन में आप देख पा रहे हो कि न्यूक्लियस कितना छोटा है, ठीक। चलिए, ही प्रपोज द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम। तो उन्होंने एटम का न्यूक्लियर मॉडल प्रपोज किया। एटम हैव अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, जहां पर उन्होंने कहा कि एटम के पास क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस है। देखो बच्चों, अब तो ये बातें इजी लगती हैं कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, बहुत इजी है, लेकिन उस टाइम पर ये डिस्कवरी बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। चलिए, वेयर नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिजाइड। तो इन्होंने कहा कि एटम के पास एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है जहां पर उसका पूरा मास रिजाइड करता है ना, पूरा मास रहता है, ठीक। यानी कि ये अगर कह रहे हैं कि एक पॉजिटिवली चार्ज क्या है, इसके पास न्यूक्लियस है जहां पर इसका सारा मास रिजाइड करता है। अगला, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। फिर इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के, जैसे आप देख पा रहे हो, न्यूक्लियस के किनारे पे क्या करता है, मतलब इसके सर्कुलर पाथ में क्या करता है, रिवॉल्व करता है, यानी कि घूमता है।
क्या करता है, अगर हम कहें ये क्या है, एक न्यूक्लियस है और ये क्या है, इसके सर्कुलर पाथ पर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमने डिस्कस कर लिया कि न्यूक्लियस क्या है, बहुत छोटा है अगर एटम के साइज से कंपेयर किया जाए तो तीन चीजें यहाँ पर पता चली। उन्होंने कहा सेंटर में एक न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस में क्या करता है, एटम का मास रिजाइड करता है। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि एटम, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये न्यूक्लियस के ओर पोर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, यानी कि घूमते हैं। तीसरी चीज उन्होंने बताई कि ये जो न्यूक्लियस है इसका साइज है एटम के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, जो कि हमें दिख भी रहा है। ठीक, तो ये 3 पॉइंट्स है। देखो बच्चों, ये है इलेक्ट्रॉन और ये बीच में है न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए तो ये आपको नोट कर लेना है। चलिए, तो रदरफोर्ड के मॉडल की कुछ बातें हमें समझ में आई। पहली चीज हमने क्या पढ़ा कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके 3 ऑब्जर्वेशन आई यहाँ पर। ठीक है, 3 ऑब्जर्वेशन आई। अब उन 3 ऑब्जर्वेशन को उन्होंने एक्सप्लेन किया। ठीक, उसके बाद हमने यहाँ पर उनके क्या देखी, कुछ एस्टिमेटेड उन्होंने बताया दैट रेडियस के बारे में कि रेडियस क्या है, 10⁵ टाइम्स स्मॉलर है। ठीक है, एटम की रेडियस से। किसकी रेडियस, जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की बात हो रही है। चलिए, तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस कहाँ पर रहता है, सेंटर पर। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, अब इसके ड्रॉबैक्स क्या थे। अभी तक तो हमें सब कुछ सही लग रहा है ना, कि सारी जो पॉइंट्स है वो सही है, क्योंकि इस तरीके से ही क्या होता है, एटम होता है। जैसे कि हमें पता है कि एटम इस तरीके से ही होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन उसके सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, होता तो ऐसी है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। अब ड्रॉबैक्स क्या थे, इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल बिकॉज दे अंडरगो कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन। अब वो कंटिन्यूसली क्या करते रहेंगे, रिवॉल्व करते रहेंगे, तो उनका कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन तो होगा ही। अब जब कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन होगा तो उन्हें क्या नहीं कहा जा सकता, स्टेबल नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ऐसा नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता कि वो स्टेबल होंगे। पहला पॉइंट, पहला ड्रॉबैक ये था। दूसरा ड्रॉबैक, एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन वुड रेडिएट एनर्जी causing them to lose energy and fall into the nucleus. This makes the atom highly unstable. It is against the fact that atoms are stable. अब बच्चों, जब हम बात करते हैं एटम्स की, तो हम क्या कहते हैं, एटम्स क्या है, स्टेबल है। ठीक है, एटम क्या है, स्टेबल है। क्यों स्टेबल है वो हमें पता है। ठीक, वो हमने प्रीवियस लेक्चर चैप्टर में पढ़ा है। अब यहाँ पर बात करते हैं, कहा जा रहा है कि ये एक्सेलरेट करते हैं, कौन, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करते हैं। अब जब ये एक्सेलरेट करते हैं तो एनर्जी लूज करेंगे। ठीक है, अब रिवॉल्व करते रहेंगे, रिवॉल्व करते रहेंगे, लेकिन एक टाइम तो ऐसा आ जाएगा इनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो जब एनर्जी खत्म हो जाएगी इनके रिवॉल्व करने की, तो ये क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएंगे। न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएंगे। न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाने से ये क्या बना देगा, पूरे एटम को बहुत ज्यादा हाईली अनस्टेबल बना देगा। क्या बना देगा, हाईली अनस्टेबल बना देगा। लेकिन हमें तो पता है कि एटम्स क्या होते हैं, हमें तो ये फैक्ट पता है कि एटम क्या स्टेबल है, यानी कि ये सही से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है ना। ये भी क्या बन जाता है, एक ड्रॉबैक बन जाता है। देखो, एक्सेलरेटिंग पार्टिकल्स, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स, जो भी हमारे एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो रेडिएट एनर्जी, ये एनर्जी रेडिएट करेंगे, कॉजिंग देम टू लूज एनर्जी, जिस वजह से एनर्जी भी क्या होगी, लूज होगी। एनर्जी रेडिएट करेंगे तो एनर्जी लूज होगी। ठीक, एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। जब एनर्जी लूज हो जाएगी तो कहाँ पर गिर जाएंगे, न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएंगे। जैसे हमने कहा, ये इस प्रकार से न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन इसके ओर पोर घूम रहे हैं। ठीक है, एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं, तो एनर्जी लूज होगी। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि सारी एनर्जी लूज हो जाएगी और ये कहाँ गिर जाएंगे, सीधा न्यूक्लियस पर गिर जाएंगे, जिस वजह से ये क्या हो जाएंगे, हाईली अनस्टेबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हाईली अनस्टेबल। इट इज अगेंस्ट द फैक्ट दैट एटम आर अनस्टेबल। और ये क्या है, फैक्ट के अगेंस्ट है कि एटम अनस्टेबल, एटम स्टेबल होते हैं। ठीक, तो ये थे हमारे 2 मेन ड्रॉबैक्स। ये आपको नोट कर लेने हैं बच्चों। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, एटम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब जो जे जे थॉमसन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया था,
वो भी क्या हो गया था, गलत हो गया, यानी कि उसके भी काफी सारे ड्रॉबैक्स थे। उसके बाद हमने पढ़ा कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो इतना सही होने के बाद भी उसमें कई सारे क्या थे, ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स मेनली ये थे कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है, जितने भी ड्रॉबैक्स थे वो उनको बाद में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, कुछ पॉइंट्स को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। फिर हमारे साइंटिस्ट आए नील बोर, तो उन्होंने दिया अपना एक अलग डिफरेंट एटॉमिक मॉडल, ठीक है। चलिए तो इसको स्टडी करते हैं। टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, नील बोर प्रपोज सम पोस्टुलेट। तो जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था उसके ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए नील बोर ने एक क्या किया, कुछ पोस्टुलेट प्रपोज किए। अब पोस्टुलेट क्या थे, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई ओनली डिस्क्रीट ऑर्बिट्स इनसाइड द एटम, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स पे ही रहते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है, किसी एटम के अंदर। अब ये क्या है देखेंगे इसको आगे। व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी, और ये जब अपने डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स पे रहते हैं, सबसे पहली बात इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स पे रहते हैं, अपने स्पेसिफिक डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स पे रहते हैं एटम के अंदर, ठीक है, एटम के अंदर। फिर दूसरी बात इन्होंने कहा कि जब ये अपने डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स पे रहते हैं तो ये एनर्जी रेडिएट नहीं करते। अब एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे तो कोई एनर्जी लूज नहीं होगी, ठीक। अब एनर्जी लूज नहीं होंगी तो कैसे जो है वो फॉल करेंगे न्यूक्लियस पर, और एटम जो है वो अनस्टेबल भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए, द ऑर्बिट और शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल। तो जो इसके जो ऑर्बिट्स हैं, यहाँ हम शेल कह रहे हैं, जैसे देखो के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, इन्हें कहा जाता है एनर्जी लेवल्स। क्या कहा जाता है, एनर्जी लेवल्स कहा जाता है। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स के एल एम एन, ठीक है, इस तरीके से इनको के एल एम एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब या नंबर से 1 2 3 4, जब हम कहें कि n की वैल्यू 1 यानी कि के शेल, n की वैल्यू 2 यानी कि एल शेल, n की वैल्यू 3 यानी कि एम शेल, n की वैल्यू 4 यानी कि एन शेल, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी लेवल है किसी एटम के। देखो अब ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्या है इसका, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे कम एनर्जी कहाँ पर होती है, के शेल की, फिर एल शेल की, फिर एम शेल की, फिर एन शेल की। अब हायर क्लासेस में बच्चों आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानोगे, तो वहां पर आप पढ़ोगे कि जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में जाता है, ठीक है, ऑर्बिट से ऑर्बिटल्स के बारे में भी आप वहां पर पढ़ोगे। तो ऑर्बिट ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो किस में जाएगा, पहले जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, ठीक है, जिसकी एनर्जी कम होती है इलेक्ट्रॉन वहां पर जाना प्रेफर करता है, ठीक। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन देखो सबसे पहले के में जाता है क्योंकि के की एनर्जी सबसे कम, फिर एल, फिर एम, फिर एन, ठीक। ये है हमारा न्यूक्लियस। बाकी कुछ पॉइंट जो है वो रदरफोर्ड के जो एटॉमिक मॉडल है उसमें सही है, ठीक है, और कुछ पॉइंट जो है जिनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो उनको आगे नील बोर ने एक्सप्लेन किया है। चलिए, तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन, और ये रहते हैं कहाँ पर, इन शेल्स में, ठीक है, जिन्हें एनर्जी लेवल्स कहा जा रहा है। चलिए बच्चों, तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स तो आपने देख लिया, और ये जो आप अभी पढ़ रहे हो बच्चों, ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये आपको 11th क्लास में भी पढ़ना है। तो अगर आपने अभी अच्छे से पढ़ लिया तो 11th में इतनी ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। फिर अब बात आती है न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन भी क्या एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसको जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया। इट हैज नो चेंज, नो चार्ज, इट हैज नो चार्ज, इसका कोई भी चार्ज नहीं होता। जैसे कि हमें पता है इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, उनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, उनमें नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, उनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन्स में कोई चार्ज नहीं होता। दे आर सीन इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन। सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ करके ये सारे एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक। न्यूट्रॉन हैज अ मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन, जैसे बच्चों हमने चार्ज की बात की थी, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या था, सेम था, लेकिन साइन अपोजिट थे। और यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास क्या होता है, सेम होता है, इक्वल होता है, नियरली इक्वल होता है,
ठीक है, लगभग सेम ही होता है। द मास ऑफ एन एटम इज द सम ऑफ, अच्छा अगर हम किसी एटम के मास के बारे में बात करें, किसी एटम का मास क्या होता है? सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो उसी एटम के प्रोटॉन के मास और न्यूट्रॉन के मास को जब हम सम कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? मास ऑफ एटम मिल जाता है। हम सिंपली कह सकते हैं कि एटम का मास किसके बराबर है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर। ठीक है, हम कह सकते हैं कि मास ऑफ एन एटम इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का जो मास होगा और प्रोटॉन का जो मास होगा वो टोटल मिलकर के बनाता है एटम का मास। ठीक, चलिए, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। बाकी देखो, ये हमारा न्यूक्लियस है, इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है? ये पॉजिटिवली चार्ज क्या है? प्रोटॉन्स हैं, और ये क्या देख रहे हैं? जिनमें कोई चार्ज नहीं है वो क्या है? न्यूट्रॉन्स है। तो ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर के क्या बनाता है? न्यूक्लियस, और ये डिसाइड करता है कि एटम का मास कितना होगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर देखो कुछ नेगेटिवली चार्ज है, ये क्या है? हमारे इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस तरीके से क्या होता है? हमारा एटम का स्ट्रक्चर होता है, जो कि किसने बताया था हमें? जो कि हमें बताया गया था नील बोर ने। ठीक, फिर डिस्कवरी हुई थी न्यूट्रॉन्स की। चलिए, तो ये पॉइंट्स आपको नोट कर लेने हैं। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन का रूल्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, तो इससे पहले बात कर लेते हैं, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने एटॉमिक मॉडल्स पढ़े। कौन कौन सा एटॉमिक मॉडल? पहले हमने पढ़ा जे थॉमसन का प्लम पुडिंग, या हम कह सकते हैं क्रिसमस पुडिंग एटॉमिक मॉडल। ठीक, जो कि उसमें काफी सारे ड्रॉबैक्स थे। फिर हमने पढ़ा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। ठीक, जो कि उन्होंने गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट था, इसके द्वारा हमने पढ़ा। उसके कुछ ऑब्जर्वेशन हमने पढ़े। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के बाद उसके जो पॉइंट्स ऑब्जर्व किए थे उनके एक्सप्लेनेशन के बारे में हमने जाना। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हमने पढ़े, जैसे उन्होंने कहा था कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत छोटा है एटम के साइज से, अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा छोटा है। ठीक, फिर इसके बाद इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स निकले कि वो कई सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जैसे इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहे हैं तो एनर्जी एक्सेलरेट करते हैं, एनर्जी एक्सेलरेट करते हैं तो एनर्जी क्या होगी? लूज होगी। एनर्जी लूज हो रही है तो इलेक्ट्रॉन क्या एक टाइम पर ऐसा होगा जब उनकी एनर्जी लूज हो जाएगी तो वो न्यूक्लियस पर गिर जाएंगे। तो इस बात को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो जिसको आगे जाकर के एक्सप्लेन किया था नील बोर ने। फिर हमने उनके एटॉमिक मॉडल का स्ट्रक्चर पढ़ा। ठीक है, उनके एटॉमिक मॉडल पढ़ा। ठीक, जहाँ पर हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, प्रोटॉन्स कहाँ पर है। ठीक, फिर जेम्स चैडविक आए जिन्होंने डिस्कवरी की न्यूट्रॉन्स की। फिर हमने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा। तो अब तक सिर्फ हमने इतना ही पढ़ा है बच्चों। फिर अब हमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसको हम पढ़ेंगे अपने आने वाले अगले सेशंस में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, अब तक के लिए लेक्चर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।